शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आज दिन भर की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ आप देखेंगे। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और मेरे साथ हैं अदिति अवस्थी। नमस्कार। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर जी न्यूज के अभियान का बड़ा असर हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ्लाईवे पर टोल वसूली पर रोक लगा दी। 4 साल की सुनवाई के बाद अब डीएनडी मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि डीएनडी फ्लाईवे की लागत से ज्यादा टोल टैक्स वसूला जा चुका है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 8 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। नोएडा टोल ब्रिज को कोई भी कीमत पर टोल टैक्स का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना वसूल लिया। उनके वकीलों ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, 2 हफ्ते के लिए स्टे दिया जाए, तो हाई कोर्ट ने उनकी बात को एकदम खारिज कर दिया। उनका नहीं, हम आपको कोई स्टे 1 दिन का नहीं देंगे, 1 घंटे का नहीं देंगे। देखिए, उच्चतम न्यायालय अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कोई फैसला आया है तो उसको संज्ञान में लेने की जरूरत है। किन तथ्यों के आधार पर वो फैसला दिया गया, क्योंकि बगैर पढ़े किसी भी न्यायालय के फैसले के ऊपर टिप्पणी उचित नहीं बनती। देखिए, मैं आपको सबको बधाई देता हूं, जी न्यूज़ को खास तौर पर बधाई देता हूं कि समय समय पर आप अपनी इस मांग को, जनता की मांग को आप दोहराते रहे, उन्हें मजबूती देते रहे, और ये एक आम जनता की मांग थी। IL&FS ग्रुप की कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड यानी NTBCL ने डीएनडी फ्लाईवे बनाया था। डीएनडी पर कुल लागत 408 करोड़ रुपए की थी और समझौते के मुताबिक हर साल 20% मुनाफे के साथ NTBCL को टोल वसूलना था। NTBCL 14 वर्षों में 620 करोड़ रुपए से ज्यादा टोल वसूल चुकी है, लेकिन उसकी दलील थी कि उसे लागत वसूलने में 70 साल और लगेंगे। डीएनडी फ्लाईवे से हर दिन 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद डीएनडी पर टोल वसूली का सिलसिला जारी रहा। जी न्यूज का कैमरा देखने के बाद काउंटर बंद किए गए। सर, अभी भी टोल वसूला जा रहा है डीएनडी पर, जबकि नहीं मैम, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो कहा है कि आप तुरंत प्रभाव से फ्री कर दिया जाए। तो आप फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं अभी? क्या आपने टोल दिया है? यहाँ पर स्थिति ये है कि कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने कहा है कि तुरंत जो है डीएनडी उसको फ्री कर देना चाहिए, लेकिन आपने भी डीएनडी पर टोल दिया है जबकि फ्री हो चुका है। टोल दिया है और होना भी चाहिए फ्री। जी न्यूज ने सवाल पूछने शुरू किए तो आनंद फानन में डीएनडी प्रशासन ने काउंटर बंद कर दिए। जब हम यहाँ पर पहुंचे रिपोर्टिंग करने के लिए, उसके बाद यहाँ पर तब भी जो टोल कलेक्शन था वो जारी था। जब हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उसके बाद असर ये हुआ कि अगले 10 मिनट के अंदर यहाँ पर जो टोल था वो लोगों से वसूला जाना बंद कर दिया गया। और यहाँ पर अब जो गाड़ियाँ हैं वो आप देख रहे हैं कि बिना किसी टोल दिए आराम से गुजर रही है। जी न्यूज लंबे वक्त से डीएनडी को टोल फ्री करने की मुहिम चला रहा है। इस तरह के प्रोजेक्ट जब शुरू किए जाते हैं तो ये कहा जाता है कि ये देश की जनता की भलाई के लिए किया जा रहा है, लेकिन असल में ये सिर्फ पैसे कमाने के तरीके होते हैं। सरकारी अधिकारी और प्राइवेट कंपनियां मिल जाती हैं, ये दोनों मिलकर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हैं ताकि सारा पैसा हमारी और आपकी जेब से जाकर कटकर इन कंपनियों की जेब में चला जाए। ये हमारी डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग है और हम चाहते हैं कि आपको अंग्रेजों के जमाने के इस लगान से मुक्ति मिले। डीएनडी फ्लाईवे पर एक तरफ से 2 व्हीलर से 12 रुपए, कार से 28 रुपए और बस ट्रक से 85 रुपए वसूले जा रहे थे। 16 नवंबर 2012 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में डीएनडी पर टोल वसूली के खिलाफ PIL दायर की गई थी। 26 अप्रैल 2016 को याचिकाकर्ता ने मामले की धीमी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट से दखल देने को कहा। 30 जून 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 3 महीने के अंदर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब NTBCL सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। यूपी के मंत्री पवन पांडे को समाजवादी पार्टी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे पर समाजवादी पार्टी के MLC आशु मलिक को थप्पड़ मारने का आरोप है। प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर करने का ऐलान किया। सीएम अखिलेश से कहा गया है कि उन्हें कैबिनेट से भी बाहर किया जाए। तेज नारायण पांडे और पवन पांडे वन राज्य मंत्री को समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया।
जाता है। मुझे तो केवल इतनी जानकारी है, वही मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि आशुक मलिक ने झूठे और निराधार आरोप लगाए। उनकी बात एकदम झूठी और निराधार है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशु मलिक के मुताबिक सोमवार को मुख्यमंत्री के बंगले पर पवन पांडे ने उन्हें 2 थप्पड़ मारे थे। आशु मलिक ने पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से पवन पांडे की शिकायत की थी, एफआईआर की भी धमकी दी थी। पवन पांडे अयोध्या से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उन्हें पार्टी का ब्राह्मण चेहरा भी कहा जाता है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने आज राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात की। इसके बाद राज्यपाल ने कहा कि राज्य में कोई संवैधानिक संकट नहीं है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है। कल से आरएसपुरा में पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान फायरिंग कर रहे हैं। मोर्टार भी दागे जा रहे हैं। पाकिस्तान की फायरिंग से सीमावर्ती इलाके के गांव में रहने वाले 10 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। फायरिंग की वजह से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। लोगों का पलायन भी शुरू हो चुका है। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये कमरा है, इसके छत पर पड़ा है एक शेल। एक गाड़ी तो 2-3 फुट इधर हो गई है, बिल्कुल डैमेज हो गई है। रोज का काम ही चाहिए आपका, कभी गोली करना, फायर, रोज मोटर दागता है, कभी दागता है, कभी बंद कर देता। बस जिस तरीके से वो कर रहे हैं उससे दुगनी ताकत से जो है हमारी तरफ से उनको जवाब मिल रहा है। उनको भी बहुत नुकसान हो रहा है। काफी उनके जो रेंजर्स हैं वो मारे गए हैं, फौज के लोग मारे गए हैं। बीएसएफ के महानिदेशक ने आज सीज फायर उल्लंघन पर गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से करीब 40 बार सीज फायर तोड़ा जा चुका है। कल नौशेरा में पाकिस्तान की गोलीबारी का सेना ने कड़ा जवाब दिया। 2 से 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। आरएसपुरा सेक्टर में भी बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स को करारा जवाब देते हुए उनकी 5 से 6 चौकियां तबाह कर दी। आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। अस्पताल में कागजी कार्रवाई के चक्कर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की मौत हो गई। अब एएमयू प्रशासन ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। जांच कमेटी 5 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। प्रोफेसर डी मूर्ति को कैंसर था। ऑपरेशन के लिए उन्हें दिल्ली रेफर किया गया। आरोप है कि कागजी कार्रवाई में 6 घंटे लग गए, जिसकी वजह से प्रोफेसर की मौत हो गई। एक तो एम्बुलेंस इन टाइम में नहीं आई, बाद में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सीएमओ एंड द एनेस्थेसिया डॉक्टर। ठीक है, वो दो ही है। अब भी मैं कहूँगा, कभी कहूँ, कहीं पे भी कहूँगा। देखिए, इसमें ऑलरेडी जांच के लिए कह दिया गया है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 1-2 घंटे जो डिले हुआ है रेफरल देने के बाद, उसमें एम्बुलेंस जो थी वो हमें जो जानकारी मिली है कि उनको एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो पाई थी। एम्बुलेंस उनको अवेलेबल हुई, लेकिन जब एम्बुलेंस अवेलेबल हो गई तब काफ़ी देर हो चुकी थी। प्रोफेसर डी मूर्ति का एमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कैंसर का इलाज चल रहा था। कल ऑपरेशन के बाद प्रोफेसर मूर्ति की किडनी फेल होने पर दिल्ली रेफर किया गया। प्रोफेसर डी मूर्ति के साथियों को एम्बुलेंस के लिए रेफरल फॉर्म भरने के लिए कहा गया, लेकिन फॉर्म मेडिकल कॉलेज में नहीं मिला। सादे कागज पर एम्बुलेंस के लिए आवेदन को नामंजूर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इलाज सभी भारतीयों का मौलिक अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 42 और 47 में इलाज के अधिकार का जिक्र किया गया है। पटना से अकबर दिल्ली के 2 व्यापारियों को आज पुलिस ने सही सलामत रिहा करा लिया। लखीसराय जिले के जंगल से आज सुबह 5 बजे के करीब सुरेश कुमार और कपिल देव शर्मा को छुड़ाया गया। पटना और लखीसराय पुलिस के साझा अभियान की अगुवाई पटना के एसएसपी मनु महाराज ने की। अपहरण के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुछ भागने में कामयाब रहे। कुख्यात बदमाश रंजीत डॉन का गिरोह अपहरण के पीछे बताया जा रहा है। शुरू में अपराध कर्मियों ने कुछ राउंड फायर भी किए थे, लेकिन पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायरिंग की और इस मुठभेड़ के बाद दोनों व्यवसायियों की बरामदगी हो चुकी है। जैसे कि बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ पटना पुलिस का, बिहार पुलिस का, सीआरएफ का, जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी। बट उम्मीद हम दोनों भाइयों ने बना रखी थी कि हम जरूर निकलेंगे। बिहार के पटना में घटना हुई तो बिहार में तो है कानून का राज, शासन का इकबाल है, तो हमारी पुलिस ने कजरा से श्रृंगी से बरामद किया है। दोनों भाइयों को 21 अक्टूबर को पटना एयरपोर्ट से किडनैप किया गया था। दोनों भाइयों को मॉल में मार्बल की सप्लाई के ठेके का लालच देकर
पटना बुलाया गया था। बदमाशों ने दोनों भाइयों के लिए दिल्ली से पटना आने का हवाई टिकट भी भेजा था। अपहरण के बाद बदमाशों ने दोनों भाइयों के पिता से 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। भाइयों के पिता की कंपनी में काम करने वाले एक कर्मचारी ने अपहरण की साजिश बनाई थी। ये भी पता चला है कि अपहरण करने वाले गिरोह ने अब तक इस तरह की 6 वारदातों को अंजाम दिया था। रिश्वतखोरी के एक केस में बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा को राहत मिली है। बेंगलुरु के सीबीआई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। येदियुरप्पा के अलावा उनके 2 बेटों, दामाद और 9 दूसरे आरोपियों को भी कोर्ट ने बरी किया है। येदियुरप्पा पर आरोप था कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से खनन का लाइसेंस दिया और इसके बदले 40 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक रिश्वत की रकम में से 20 करोड़ येदियुरप्पा परिवार के एक ट्रस्ट को दिया गया था। Today's order by the Honorable CBI Court comes to me as a relief. I am happy that the false allegations and politically motivated charges made against me have been dismissed. 2011 में कर्नाटक के तत्कालीन लोकायुक्त संतोष हेगड़े ने अवैध खनन पर अपनी रिपोर्ट में येदियुरप्पा को आरोपी बताया था। रिश्वत के आरोपों की वजह से येदियुरप्पा को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। भ्रष्टाचार के केस की वजह से येदियुरप्पा को अक्टूबर 2011 में करीब 3 हफ्ते जेल में भी रहना पड़ा। अक्टूबर 2015 में सीबीआई ने इस केस में येदियुरप्पा के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। कर्नाटक में करीब 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव है। सीबीआई कोर्ट के फैसले से बीजेपी और येदियुरप्पा को फायदा मिल सकता है। विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली के शाहीन बाग के रहने वाले सैयद तासीर के आरोपों के मुताबिक 16 अक्टूबर की रात अमानतुल्लाह ने अपने समर्थकों के साथ उन पर हमला किया। तासीर इलाके की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे थे। हमले के 10 दिन बाद तासीर ने जामिया नगर थाने में अमानतुल्लाह और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पहले उसने खुद से रिवॉल्वर से गोली चलाने की कोशिश की तो उसके साथियों ने रोक दिया और कहा जी कि आप ऐसा मत करो, हम इसको निपटा देंगे, आप चिंता मत करो। अमानतुल्लाह के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। सितंबर में अमानतुल्लाह खान की एक महिला रिश्तेदार ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। जुलाई में भी महिला से छेड़छाड़ और धमकी के मामले में अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया था। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में धांधली का भी आरोप है। इस मामले में एसीबी उनसे पूछताछ कर चुकी है। रिश्तेदार के आरोपों के बाद अमानतुल्लाह ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पार्टी ने इसे पारिवारिक मसला बताते हुए अमानतुल्लाह को क्लीन चिट दे दी। 32 साल पहले नेशनल ज्योग्राफिक के एक फोटो से मशहूर हुई अफगानिस्तान की लड़की को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बीबी को पेशावर से गिरफ्तार किया। शरबत बीबी पर आरोप है कि उन्होंने पहचान पत्र बनवाने के लिए जालसाजी की। बीबी के पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की नागरिकता है। 1984 में पेशावर के एक रिफ्यूजी कैंप में नेशनल ज्योग्राफिक के फोटोग्राफर स्टीव मैकक्री ने शरबत बीबी की तस्वीर ली थी। फोटो जून 1985 में मैगजीन के कवर पेज पर छपी। उन्हें अफगान वॉर की मोनालिसा कहा जाने लगा। 2002 में मैगजीन के लोगों ने उन्हें फिर ढूंढ निकाला। मैकक्री ने 17 साल बाद दोबारा शरबत बीबी की फोटो ली। 30 साल से पाकिस्तान में अफगान जंग के रिफ्यूजी रह रहे हैं। इनमें से आधे से ज्यादा ना तो अफगानिस्तान में रजिस्टर्ड हैं और ना ही पाकिस्तान में। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात कल शाम 4 बजे होगी। नमस्कार।